दिख गया हमारा? क्या दिख रहा है तुम लोगों को आज? तो क्या कहते हैं, अपने हॉट सीट पर बैठ के देखिए आज क्या दिख रहा है। आज का हमारा कौन बनेगा? तो का जो टॉपिक है वो है ऊर्जा, एनर्जी। कौन कौन खेलने के लिए तैयार है? कौन बनेगा करोड़पति? देखो कोई नहीं बोला, कोई नहीं खेलेगा, बस एक ही खेलेगी, करोड़पति बनेगी। जरूरी है चीज में पैसा ही मिले, नॉलेज भी जरूरी होती है। नॉलेज मिल जाएगी तो पैसा अपने आप ही आ जाएगा, किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा कि पैसा दो पैसा दो, है ना। लोग आते हैं ना चॉइस में, आपको पैसा मिल जाएगा तो क्या मिलेगा? अरे भैया शिक्षा मिल जाए, शिक्षा मिले उससे से आप सब कमा लोगे, पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बंदे में टैलेंट होना चाहिए। चलो बताओ एनर्जी क्या है? अब ये दोनों बाहर हैं, एक गई दूसरी भी गई। जल्दी देखिए आओ, फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अच्छा पिछला लेक्चर क्या पढ़ा था हम लोगों ने? तुम नहीं बताओगे, तुम बताओगे। इंडस्ट्रीज पढ़ेगी। इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी इंडस्ट्री पढ़ ली थी? कौन कौन से उद्योग पढ़ाए थे? अच्छा ये बताओ। चलो कपड़ा उद्योग, इस्पात, एल्यूमिनियम और कुछ पढ़ाया था इसके अलावा? शुगर, जूट और कांच पढ़ लेना। सीमेंट हो गया, कांच क्या पढ़ोगे? इसको आप कुछ नहीं है, ना डिस्को है, ना इसको है, ना नालको है, ना नालको है, ठीक है। हाँ पढ़ाया था, ये सब चीजें आप अपना याद कर लोगे। और कुछ उद्योग रह गए हैं, जैसे कांच उद्योग नहीं पढ़ाया वो आप पढ़ लोगे, उर्वरक उद्योग नहीं पढ़ाया वो आप पढ़ लोगे, पिक्चर्स आपको सब दिखा दी ना, फार्मा नहीं पढ़ाया वो आप पढ़ लोगे। उद्योग तो बहुत है, जो इम्पोर्टेंट था वो चीज पढ़ा दीजिए। अब हम आगे बात करेंगे आपके एनर्जी की। एनर्जी क्या है? अर्थ पर एनर्जी का सोर्स क्या है बेटा? ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि सूर्य क्या है? पृथ्वी पर एनर्जी का स्रोत है, यानी कि सोर्स है। उससे हम और तरह की एनर्जी, क्या सूर्य से ही हम लोग पेट्रोलियम कर लेते हैं, गाड़ियां चल जाती हैं सोलर एनर्जी से? क्या करना पड़ता है? और कोई एनर्जी के स्रोत है सूर्य के अलावा? आपकी जो बिजली आ रही है ये क्या है? प्राकृतिक है, अप्राकृतिक है? और प्राकृतिक कौन सा हो गया? सूर्य। प्राकृतिक स्रोत जो हो गया, जो पूरी पृथ्वी पर मिल रहा है, जिसका डायरेक्ट उपयोग कौन कर रहा है? आपके पेड़ पौधे, ठीक है। उसके बाद मानव द्वारा जो एनर्जी का उत्पादन किया गया है, एनर्जी बनाई गई है, वो कैसी एनर्जी है? आपके अप्राकृतिक स्रोत। तो अप्राकृतिक स्रोत में कौन कौन से आएंगे? और अप्राकृतिक स्रोत में भी क्या है? कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमको मिल किससे रही है? प्रकृति से वो चीज मिल रही है, और हमने उसको कन्वर्ट किस में कर दिया है? अपने प्रयोग में उसका यूज हमने किया है। आपके यहाँ गाड़ी चलती है, किससे चलती है? इलेक्ट्रिक चलती है। बिल्कुल आगे वाले फ्यूचर में पहुंच गई भैया, पीछे से आओ। पहले कोयले से चलती थी, यानी कि कोयला इंजन होता था, फिर डीजल इंजन आया। अब अरे डीजल पेट्रोल सेम ही होता है भैया, डीजल इंजन आया। और पेट्रोल जो इंजन चलते हैं ना वो डीजल वाले चलते हैं, गाड़ी चलती है वो पेट्रोल और डीजल दोनों वाली चलती है। ट्रेन डीजल इंजन से चलती है, पेट्रोल से नहीं चलती है। हाँ गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल दोनों की अलग होती है, तुमको नहीं पता था? गाड़ियां जो होती हैं आपकी, जो देखो बाइक वगैरह होती है ना, स्कूटी बाइक, उनमें पेट्रोल पड़ता है। जो हमारी कार होती है वो डीजल इंजन की भी आती है और पेट्रोल की भी आती है। अब ये मुझे नहीं पता, जीप है जो ट्रैक्टर है आपके वो अधिकतर डीजल वाले ही होते हैं। गाड़ियों में भी फरमाइश अलग से होती है कि आपको डीजल वाली चाहिए कि आपको पेट्रोल वाली चाहिए। सीएनजी वाले अब आपके ऑटो चलने लगे हैं। सीएनजी क्या है? चाहिए बताओ, सीएनजी क्या है और कहाँ से मिलती है? गैस तो सब। सीएनजी क्या है? जी नहीं पूछा है लास्ट में, उसके आगे सी और एन भी पूछा है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस किससे प्राप्त होती है?
है, प्रकृति से प्राप्त होती है। प्रकृति में भी कहाँ प्राप्त होती है? जमीन के अंदर। कौन सी जमीन के अंदर? चलो क्या करूँ क्या बेटा? मैं पूछ रही, मैं आपके लिए आई है क्या? नहीं, मेरे क्यों आई? किसने रखी है? कुछ कह के गए क्या? कुछ कह के गए नहीं? बताओ मुझे। ये मैम आपके लिए रखे गए हैं। चलो हाँ, कहाँ पर थे? तो आप बात कर रहे थे सीएनजी। सीएनजी कहाँ से मिल रही है हमको? प्रकृति से। प्रकृति में भी कौन से स्थान से? हर जगह से मिल जाएगी क्या? यहाँ गड्ढा खोदे सीएनजी मिल जाएगी। जहाँ पेट्रोलियम होगा, जहाँ सारी चट्टानें होंगी, जहाँ जीवाश्म होंगे, वहीं पर क्या मिलेगी? आपकी गैस मिलेगी। तो हमने जो एनर्जी, आप बात नहीं करो, जो हमने एनर्जी को बांटा है वो किस में बांटा है? कोल एनर्जी, पेट्रोलियम और गैस। ये तीन ही प्रकार की एनर्जी है जो क्या करती हैं? आपके आर्थिक क्रिया में सहायक योगदान देती हैं। इन्हीं के आधार पर हम क्या कर रहे हैं? आपके बिजली उत्पादन कर रहे हैं। अब बिजली में भी आपने देखा होगा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। क्या है ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल? हिंदी में नहीं पूछ लेती हूँ मैं, तुम लोग तो सीधे ट्रांसलेट करके हिंदी में बता देते हो। जिनको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, एक बार खत्म हो गया और दोबारा हो गया, उसको बनने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो ऐसी कौन सी होंगी? नॉन रिन्यूएबल, जिनको दोबारा हम एक बार खत्म हो गए तो दोबारा बना नहीं सकते और उनका यूज भी नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसे जो नॉन रिन्यूएबल है, कुछ ऐसे आइटम है जो क्या कर रहे हैं? जो प्रकृति को हानि पहुंचा रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस को इफेक्ट कर रहे हैं। और कुछ ऐसे प्रकार के आइटम है जो ठीक है, क्या आपके प्रकृति या पर्यावरण के ठीक है, जैसे आपका सीएनजी हो गया। पर सीएनजी में क्या है? एक बार खत्म हो जाएगा, फिर जल्दी नहीं बनेगा। बनने में क्या लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। और नॉन रिन्यूएबल कौन से है? जो सतत है। सतत मतलब आज भी है, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। ऐसे कौन हो गए आपके? विंड, पवन बहुत पहले से चल रही है, आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि 2 साल बाद पवन बंद हो जाएगी चलना। पवन चलती रहेगी। सूर्य का प्रकाश पहले भी आ रहा था, आज भी आ रहा है और आएगा भी। कब तक? जब तक सूरज है। और सूरज अभी कब तक है? कब तक है सूरज की लाइफ है? 5.5 अरब करोड़ वर्ष तक अभी सूरज और भी जीवित है। तो इतने वर्ष तक आपको सूर्य का प्रकाश मिलता रहेगा। तो इतने वर्ष सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो क्या करते रहोगे? आप लाइट बनाते रहोगे। इसके बाद पवन बता दिया, सोलर बता दिया, टाइडल एनर्जी यानी कि ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा क्या है? टाइडल एनर्जी, जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, उनकी तरंगों से जो ऊर्जा प्राप्त करी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट करा जाएगा, वो भी किसमें आएगी? आपकी ज्वारीय ऊर्जा के अंतर्गत आएगी। इसके बाद थर्मल एनर्जी। थर्मल कौन सी है? ये परंपरागत है, पर हम यहाँ पर अगर जियो थर्मल बोल दें तो रिन्यूएबल आ जाएगी ना। तो यहाँ पर जो हम एनर्जी की बात करें, तापीय एनर्जी, वो कौन सी करेंगे? भूतापीय एनर्जी। अगर सिर्फ तापीय एनर्जी की बात करेंगे तो कोयले से जो बन रही है वो आ जाएगी। जो नाभिक से बन रही है वो आ जाएगी आपकी परमाणु ऊर्जा। और ऐसी ऊर्जा क्या है आपकी? परंपरागत। परंपरागत मतलब समझ गए, जिनकी परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है, आज भी हम उसी पर क्या है? निर्भर है। उस पर अपनी निर्भरता कम करके किस पर आना है? गैर परंपरागत पर। जो नए, जैसे अब आप देख रहे हो सोलर पर, पवन पर बहुत ज्यादा कर रहे हैं ना फोकस की। अब हमको एनर्जी, इसके लिए गवर्नमेंट क्या दे रही है आपको? सब्सिडी। चाहे आप अपने खेतों में लगाइए, अब तो शहरों के लिए आ गया रूफ टॉप के लिए, आपके रूफ टॉप पर भी है। जितनी एनर्जी आप यूज करनी करिए, उसके बाद में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बचती है वो आप क्या करिए? गवर्नमेंट को सेल आउट कर दीजिए और गवर्नमेंट आपको उसके लिए क्या देगी? रुपए देगी। आगे बात समझ में? तो अधिकतर ऐसे क्षेत्र जहां पर क्या है? सौर ऊर्जा के बहुत अच्छे क्या बन रहे हैं? क्या बनेगी? कारक हो
होंगे ना जहाँ पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट अवस्थिति यानी कि स्थिति बहुत अच्छी होगी वहां पर सोलर को, जहाँ पिंड की स्थिति बहुत अच्छी होगी वहां पर विंड पावर को, और जहाँ पर ज्वार के लिए पीलीभीत या उत्तर प्रदेश में ज्वारी ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते ना, क्योंकि ज्वारी ऊर्जा कहाँ उत्पन्न होगी? आपके समुद्र किनारे तटीय क्षेत्र में, कोस्टल एरिया में। तो कोस्टल एरिया जहाँ पाए जाएंगे वहीं पर क्या है आपकी ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होगी। अब हमारे यहाँ भारत में जो एनर्जी आई कि हमें तेल से बनाना है कि कोयले से बनाना है, कोयले तो पहले से सुन रहे हो आप, है ना, कि कोयले से एनर्जी बनानी है, तेल से बनानी है। तो ये शुरुआत कैसे हुई और कब हुई बताओ चरण, कब शुरुआत हुई? तुम पहले अपना ध्यान क्लास में रखा करो, फिर क्या प्रभाव बाद में करा करो। बताओ मैंने क्या कहा? मैंने कहा कोल एनर्जी हुई या आपकी पेट्रोलियम या तेल वाली एनर्जी हुई, इसकी शुरुआत कब से हुई है? अभी लास्ट क्लास में बताया था। वो तो तेल की हुई है असम के लिक्विड से, सबसे पहला कुआं खोदा गया, कब खोदा गया? 1988 में। इससे पहले कोयले पर ही डिपेंडेंसी थी हमारी। अंग्रेजों के टाइम से क्या चल रहे थे? कोयला इंजन चल रहे थे। और कोयले के खाने भारत में कहाँ कहाँ पाई जा रही है? जरा नाम बताओ फटाक से। सिर्फ छोटा नागपुर का क्षेत्र बोलने से बहुत चीजें आ जाती है बेटा, उसमें धार्मिक आध्यात्मिक भी आ जाती है। एक पर्टिकुलर क्षेत्र बताया करो। सिंह भूमि हो गई, झरिया झारखंड हो गया, रानीगंज हो गया, प्योझर हो गया, ये सब क्या है? स्पेशली कोयला के क्षेत्र हैं। नवेली, ये सभी क्या है? कोयला के क्षेत्र। जब आपसे कोयला पूछा जाए तो पर्टिकुलर इनके नाम आने चाहिए आपके जबान पर। जब इस्पात भी पूछे जाए तो सीधे सीधे जमशेद, बोकारो, राउरकेला, ये सब चीजें आनी चाहिए। भिलाई, दुर्गापुर, समझ रहे हो? अंतर होता है हर चीज में। जब कोयला पूछ रहा है तो पर्टिकुलर आपको कोयले जहाँ मिल रहे हैं वहाँ की बात करनी है, और जब आपसे आयस लोहा आयस पूछा जा रहा है तो वहाँ की बात करनी है। ठीक। अब छोटा नागपुर का पठार का मतलब वहाँ पर बॉक्साइट भी मिलेगा, मैग्नीशियम भी मिलेगा, लोहा भी मिलेगा, कार्बन भी, आपका क्या कोयला भी मिलेगा, और इसके साथ अभ्रक भी मिलेगा। बहुत सारे पर्टिकुलर क्षेत्र में मिलेंगे। वो तो क्या है? एक पूरा भंडार है जो अपने लिए अपने अंदर क्या लिया है? सब चीज समाया हुआ है। अब हम पहले बात करेंगे जो हमारी पहली परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है वो है कोयला। कोयले के कितने प्रकार होते थे पहले आप मुझे ये बताओ, कितने प्रकार का कोयला है और उनको जो हमने क्या करा है? कैटेगराइज करा है, वर्गीकृत करा है, किस आधार पर किया है? 3 कौन कह रहा है? और 4 कौन कह रहा है? अब मुझे नाम बताओ। मैंने 3 यहाँ भी लिख दे रही हूँ। नाम नहीं पूछ रही हूँ मैं अभी, मैं कह रही हूँ 3 कौन बता रहा है, 4 कौन बता रहा है? 3 के आगे मैं नाम लिख देती हूँ। 3 बताओ, किसने बोला? सूरज ने। 4 कौन बोल रहा है? 3 ही प्रकार का होगा। 3 ही प्रकार का होगा। अच्छा 3 प्रकार का बताओ मनीषा। कोई भी हो, प्रियंका। ये फोन ऑन देखना बंद करो, समझे? फोन अंदर रखा है, अच्छी बात है। 3 प्रकार के नहीं होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं। इन कोयले को हमने बांटा है कार्बन की और जल वाष्प की मात्रा के आधार पर। जिस कोयले में कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी वो कोयला उतनी ही उच्च कोटि का होगा, और जिस कोयले में जल वाष्प की मात्रा अधिक होगी वो कोयला उतनी ही निम्न कोटि का होगा। आगे बात समझ में? तो पीट कोयला जिसमें CO2 की मात्रा कम और जल वाष्प की मात्रा ज्यादा है, तो ये कैसा कोटि का कोयला हो गया? निम्न कोटि का हो गया। अब पहले लिखो, भारत में परंपरागत ऊर्जा के रूप में कोयला सर्वाधिक, भारत में परंपरागत ऊर्जा के रूप में कोयला का सर्वाधिक योगदान है। ये बंद कर दो, ये तो खोले हुए हो, ये घर पर जाके खोलना अच्छा लगता है, और घर पर तुम बंद रखते हो और यहाँ पर तुम खोलते हो। परंपरागत रूप में कोयले का प्रयोग, क्या बोला था मैंने? भारत में योगदान के रूप में कोयला का सर्वाधिक उपयोग
ईंधन के रूप में, जिसका प्रयोग हम ईंधन के रूप में तथा विद्युत के रूप में, ईंधन के रूप में तथा विद्युत के रूप में करते हैं। ईंधन के रूप में कैसा हो रहा था? गाड़ियां चल रही, ट्रेनें, वेरी गुड। कौन सी ट्रेनें चलती थी? भाप इंजन, कोयला जलाया जाता था और भाप से क्या होता था? स्पीड मिलती थी और देखिए वो वाला इंजन आगे धुआं निकलता था, ऊपर प्लेट में जो ऐसे दार्जिलिंग में अभी चलती है, शिमला में भी अभी चलती है, ठीक है, ये अभी भी चलती है भाप इंजन। इसके बाद लिखो विद्युत में कैसे प्रयोग कर रहे हैं? बिजली कैसे बन रही है? तापीय ऊर्जा, कोयला जलाया जाता है, पानी गर्म होता है, उससे क्या होता है? भाप बनती है, फिर टरबाइन घूमता है। जब टरबाइन घूमता है तो बिजली क्या होती है? बिजली बनती है। तो इससे बिजली के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। लिख लिया? क्या लिखे हो? विद्युत और ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त लौह इस्पात कारखाने हैं। लौह इस्पात कारखाने के अंतर्गत लोहा प्रगलन, यानी कि लोहे को गलाने, प्रगलन, लोहा प्रगलन में तथा कोकेन कोयले के रूप में, तथा कोकेन कोयला कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। लोहा इस्पात में लोहा पिघलन तथा कोकेन कोयले को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कोकेन कोयला वाष्पशील गैसों के शोधन के बाद प्राप्त किया जाता है। कोकेन कोयला वाष्पशील गैसों के शोधन के बाद प्राप्त किया जाता है। यह लोहा इस्पात हेतु प्रमुख कच्चा क्या है? माल है, कच्चा माल है, ठीक है। अब लिखो कोयले को कार्बन तथा जल वाष्प की मात्रा के आधार पर, कोयले को कार्बन तथा जल वाष्प की मात्रा के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कोयले को जल वाष्प तथा कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अब मैं सीधे यहाँ पर टेबल बनवा रही हूँ, उस टेबल को एज इट इज लिख लेना, क्योंकि अगर मैं ये बताऊंगी एक एक करके कोयला लिखवाऊंगी, कोयले की वैरायटी, कौन से क्षेत्र हैं, फिर बहुत टाइम लग जाएगा। एक तरफ टेबल बना लो, कोयला का नाम, ठीक, उसमें मात्रा के बाद क्षेत्र, मतलब कौन सी क्वालिटी का कोयला है, उसमें कार्बन और जलवाष्प की मात्रा कितनी है और उसके क्षेत्र का मात्रा। उपयोग भी लिखना चाहो तो उपयोग भी लिख लेना, एक तरफ और बना लो। चौथा ऐड कर लो उपयोग। ये चॉइस तुम्हारी है। सबसे अच्छा कोयला पहले पढ़ना चाहोगे या सबसे बुरा कोयला पहले पढ़ना? सबसे अच्छा ही सब जो चाहता है, बुरा तो कोई चाहता ही नहीं है। पहले सबसे बुरा पढ़ लो। चलो सबसे अच्छे की बात कर लेते हैं। एंथ्रेसाइट कोयला, पहला लिखो एंथ्रेसाइट कोयला। नंबर 1 एंथ्रेसाइट, सबसे अच्छा कोयला। नहीं सुनूंगी तो कहेगी मेरी बात नहीं सुनी मैम ने, सबसे बुरा पढ़ाने लगी। मैंने कहा वो सबसे अच्छा पढ़ा।
ठीक है, अब मात्रा लिखो इसमें। CO2 की मात्रा 80 से 90%, 80 से 90%। बाकी जो क्या बच रहा है 10 से 20% बच रहा है, वो क्या बच रहा है आपका जल वाष्प। CO2 की मात्रा 80 से 90%, जल वाष्प 10 से 20%। अब सुनो, जिस कोयले में जल वाष्प की मात्रा क्या होगी कम होगी, वो जलने पर एनर्जी यानी कि जो ताप होगा, ताप अधिक देगा और धुआं कम देगा। आगे बात समझ में। और जो मिट्टी कभी कभी होता है ना, ये तो इतनी बात तो आप अगर पुराने बुजुर्गों के साथ बैठते हो तब भी सीख जाओगे। मिट्टी की वो लकड़ी जलाते हैं ना बरसात में, जब वो गीली हो जाती है, नमी आ जाती है उसमें, तो वो धुआं ज्यादा देती है, और सूखी हुई लकड़ी धुआं कम देती है और जल्दी भी बहुत अच्छी है। तो वही समझ लो, जितनी जितनी गहराई में, धरातल की जितनी गहराई में जाओगे, उतना ताप और दाब के कारण कोयले में क्या होगी जल वाष्प की मात्रा कम पाई जाएगी। तो जहाँ पर ये गुण बताया गया है, एंथ्रेसाइट कोयला कहाँ मिल रहा होगा, बहुत गहरे धरातल में, बहुत अंदर। क्यों? अधिक ताप और दाब के कारण इसमें जल वाष्प की मात्रा क्या हो गई होगी कम हो गई होगी, और ऐसा कोयला जलने में ताप अधिक और धुआं कम देगा। अगर एक बनाना चाहो तो यहीं पर एक लाइन खींच के लिख लो इसकी विशेषता क्या है। फिर कहोगे मैडम एक खाना और बढ़वा दिया। अगर बढ़ा सकते हो तो एक क्षेत्र चाहे यहाँ बढ़ा लो विशेषता का, चाहे यहाँ बढ़ा लो विशेषता का। इसकी विशेषता यही है कि जलने पर ताप अधिक और धुआं कम। क्षेत्र की बात करें तो आपके रियासी जिला जम्मू कश्मीर, रियासी जिला, रियासी जिला जम्मू कश्मीर। सिर्फ भारत में एंथ्रेसाइट कोयला कहाँ मिलता है आपका जम्मू कश्मीर राज्य में। उपयोग कहाँ हो रहा होगा लौह इस्पात क्षेत्र में सर्वाधिक सबसे अच्छा है ना, क्योंकि हम किसको जलाना है, हमें लोहे को पिघलाना है। जब लोहे को पिघलाना है तो हमें उच्च ताप चाहिए होगा, और उच्च ताप का लोहा हमें कहाँ मिलेगा जो सर्वाधिक ताप देगा। तो किसमें हो गया आपका लौह इस्पात में इसका प्रयोग होता है। अगला लिख लो, दूसरी क्वालिटी कौन सी हो गई बिटुमिनस। बता तो दी, उच्च ताप और धुआं कम। उच्च ताप मतलब जलने पर उच्च ताप देगा, ऐसा नहीं एंथ्रेसाइट कोयला पड़ा है और आप छुओ तो ताप मिलेगा, जब उसको जलाओगे तब उच्च ताप मिलेगा। बिटुमिनस, बिटुमिनस, बिटुमिनस लिखो। इसमें CO2 की मात्रा 60 से 80%, 60 से 80%, और कितना बचा है फिर 20 से 40% क्या होगा जल वाष्प की मात्रा। 60 से 80% CO2, CO2 भी लिखो या कार्बन लिखो, यहाँ भी कार्बन लिखो, यहाँ लिखो जल वाष्प 10 से 20%, 20%, यहाँ लिखो जल वाष्प 20 से 40%, और उच्च ताप और कम धुआं। इसमें क्या होगा ताप किसकी अपेक्षा कम होगा, एंथ्रेसाइट की अपेक्षा ताप में कम होगा, एंथ्रेसाइट की अपेक्षा ताप में कमी तथा उसकी अपेक्षा धुआं ज्यादा। क्षेत्र भी बता रहे हैं, क्षेत्र में बोला नहीं, मैं विशेषता बोलूंगा, ठीक है। एंथ्रेसाइट की अपेक्षा ताप कम और जल वाष्प की मात्रा अधिक। अधिक का मतलब ये नहीं होगा बहुत अधिक होगी। जल वाष्प की मात्रा किसकी कंपेयर में अधिक होगी आपकी। अब उपयोग में लिख लो, कोकिल कोयला बनाने में पहले क्षेत्र बना दें, पूरा आपका गोंडवाना लैंड। कौन सा गोंडवाना लैंड, वही गोदावरी घाटी क्षेत्र, कृष्णा घाटी क्षेत्र, दामोदर घाटी क्षेत्र और
छोटा नागपुर का पठार में, कौन सा झरिया झारखंड, सिंहभूमि, रानीगंज, ये सारे क्षेत्र हैं आपके। और स्पेशली राज्य लिखना चाह रहे हो तो झारखंड लिख लो, उड़ीसा लिख लो, पश्चिम बंगाल लिख लो, पश्चिम बंगाल। उपयोग लिख लो, कोकिंग कोयला बनाने में। और रंग कैसा होता है इनका? काला होगा, एंथ्रेसाइट का सबसे काला होगा, इसका रंग थोड़ा सा काला और भूरे के बीच में आएगा, लाइट ब्लैक। अगला लिखो, कौन सा रहेगा? लिग्नाइट। लिग्नाइट लिखो, लिग्नाइट। CO2 की मात्रा, उसके बाद बचा है 40 से 60 जल वाष्प की मात्रा। 60 से 40% CO2 की मात्रा, हाँ 40 से 60%, 60 से 40 लिख लो या 40 से 60 लिख लो, तुम 60 से 40 ही लिखो, सही रहेगा। CO2 की मात्रा जैसे ज्यादा बढ़ेगी फिर धीरे धीरे कम होगी ना। और जल वाष्प की मात्रा लिख लो 40 से 60, इतना ही बनेगा ना। इसके बाद इसका जो कलर होता है वो भूरे रंग का होता है, भूरा भूरा रंग। जलने पर ताप कम तथा जल वाष्प यानी कि धुआं ज्यादा। ताप कम विशेषता, हाँ ताप कम धुआं ज्यादा, ताप कम धुआं ज्यादा। क्षेत्र लिख लो, नवेली क्षेत्र तमिलनाडु, नवेली क्षेत्र तमिलनाडु। असम घाटी, असम घाटी में भी तो कोयला पाया जाता है, वो कैसा पाया जाता है आपका? लिग्नाइट। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग का क्षेत्र है, वो भी कैसा है? लिग्नाइट कोयला है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग का जो क्षेत्र है, और दार्जिलिंग में जो ट्रेन चल रही है जल वाष्प ईंधन वाली, तो समझ रहे हो वो कौन सा कोयला चला रही होगी? अभी और क्या लिग्नाइट लिख दिया? कौन कौन से क्षेत्र बता दिए? उत्तराखंड में भी कुछ क्षेत्र में मिलता है, ये भी लिग्नाइट वाला कोयला मिलता है। अब हम उपयोग घरेलू ईंधन में, अधिकतर इसका उपयोग ईंधन में किया जाता है। बिजली उत्पादन में, नवेली में जो आपका है विद्युत उत्पादन, तापीय विद्युत क्षेत्र, उसमें आपका नवेली कोयला क्षेत्र का जो लिग्नाइट कोयला है वही इस्तेमाल करा जाता है ईंधन के रूप में, घरेलू ईंधन के रूप में। सर्दियों में आग तापने में जो बाजार में कोयला मिलता है वो कच्चा कोयला जिसको कहते हैं, ताप कम और एक पत्थर वाला कोयला बोला जाता है। तो ताप अधिक देता है, क्या देता है? धुआं कम। एक लकड़ी वाला कोयला मिलता है। अब लिख लो पीट, बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट हो गया, और बच रहा है पीट। पीट कोयला भारत में ये कोयला प्राप्त नहीं होता है सबसे पहली बार। जितने ही ये 3 कोयले बताए हैं उनका क्षेत्र बता दिया है। इसमें आपको इसका मतलब तो पढ़ना ही नहीं था, भारत में मिलता ही नहीं है। बस ये लिख लो, धुआं अधिक, ताप अपेक्षाकृत बहुत कम। धुआं अधिक, ताप अपेक्षाकृत बहुत कम। CO2 की मात्रा कितनी %? 40 से आगे जितना भी चला जाए वो कम। और जलवाष्प बहुत है, हाँ जलवाष्प अधिक है तो धुआं भी अधिक होगा। अब यहाँ एक नो प्रति लिख लो, धुआं अधिक, उपयोग कुछ नहीं है, बुरी चीज का उपयोग नहीं होता है ना, और भारत में है ही नहीं तो उपयोग भी नहीं है नहीं? जो चीज मेरे पास है ही उसका उपयोग क्या करूंगी मैं? क्या लोगे तुम? वर्ल्ड में
नहीं। अब नोट करके लिख लो, सर्वाधिक उच्च कोटि का कोयला धरातल में अत्यधिक गहराई में, सर्वाधिक उच्च कोटि का कोयला धरातल में अत्यधिक गहराई में निर्मित होता है, क्योंकि वहां उच्च ताप, अत्यधिक गहराई में निर्मित होता है क्योंकि वहां उच्च ताप और दाब के कारण जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है, जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है तथा कोयले में कार्बन की मात्रा में वृद्धि होती जाती है, तथा कोयले में कार्बन की मात्रा वृद्धि होती, उच्च ताप और दाब के कारण जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है तथा कोयले में कार्बन की मात्रा बढ़ती जाती है। तो अब तुम समझ गए, पहले आपको सबसे गहराई में कौन सा मिलेगा, एंथ्रेसाइट, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, सॉरी एंथ्रेसाइट के बाद बिटुमिनस के बाद लिग्नाइट और लिग्नाइट के बाद पीट कैसे क्षेत्र में मिलेगा, बहुत अत्यधिक नमी वाले क्षेत्र में मिलेगा जिसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी और बहुत ऊपर, वही तो कह रहे हैं धरातल के ऊपर और धरातल के नीचे सबसे एंथ्रेसाइट। समझ में आ गया? आगे हम बात करें, ठीक। आगे जो हम बात करेंगे, अब बताओ किसकी करें, जल विद्युत की। जल विद्युत से पहले हम क्यों गिरा रही हो बोतल, किसकी गिराई है तुमने? ये मेरी तो नहीं थी, मेरी ये है। चलो मैम क्या कह रही हो? कोयला क्षेत्र पढ़े, पहले कोयला क्षेत्र देख लीजिए। वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, उसके साथ साथ आपका तमिलनाडु क्षेत्र में भी पाया जाता है। कहाँ यूपी लिखा है? उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये जो बता रहे हैं, चलो ठीक है। तो कोयला से विद्युत उत्पादन हो रहा है वो वाले क्षेत्र हैं, ठीक। अब कोयला से विद्युत उत्पादन जैसे आपने यहाँ देखे हो, अपने पड़ोस में क्या है, अरे शाहजहांपुर नहीं, बनबसा में क्या बन रही है, दुनिया है, क्या बन रहा है वहाँ पर, बिजली बन रही है। कौन सी बिजली बन रही है? वो कोल एनर्जी, ठीक है, कोल एनर्जी बन रही है। तो कोल का उत्पादन हम किसके लिए कर रहे हैं? आपके विद्युत बनाने में और उसके साथ ईंधन में। अब हम बात करेंगे इसके बाद, जो बात करते हैं हाइड्रो पावर की, कर ले जल विद्युत की। जल विद्युत को फर्स्ट में लोगे आप लोग। ये बताओ पहले मुझे, जल विद्युत रिन्यूएबल में होगा, नॉन रिन्यूएबल में होगा? नॉन में आएगा। जल बहुत है और जल कभी खत्म नहीं होगा। और जल से जो बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, कौन से? जो हाइड्रो पावर प्लांट लगा रहे हैं, झरने गिर रहे हैं, वो क्या करेंगे? वो किसी प्रकृति को नुकसान तो नहीं दे रहे ना, उसमें धुआं तो नहीं निकल रहा है, सीधे पानी गिर रहा है और हम क्या कर रहे हैं? उससे बिजली जनरेट कर ले रहे हैं। इससे पहले हम ये पढ़ने से पहले, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे ना, विद्युत का उत्पादन, जल विद्युत, तापीय विद्युत और इसकी सोलर, इसमें पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं आपके पेट्रोलियम क्षेत्र, एनर्जी पढ़े ना, पेट्रोलियम क्षेत्र पढ़ेंगे। लिखो, भारत में पेट्रोलियम
क्षेत्र। पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ होगा बेटा? ये जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है। कोयला जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है कि नहीं? आता है। अपसादित चट्टानों में तो मिलता है, और अपसादित चट्टानों में अधिकतर क्या मिलते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं। तो कोयला भी क्या है? आपका जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि ये क्या है? अधिकतर गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और गोंडवाना क्रम में क्या हुआ? बहुत सारे पेड़ पौधे टूट के जमीन के अंदर गए थे, और वही अधिक ताप दाब के कारण क्या बन गए? कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए। कभी भी पूछा जाएगा निम्न में से कोयला किस प्रकार की चट्टानों में है? अपसादित। भारत में कहाँ मिल रहा है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। क्या इसमें जीवाश्म पाया जाता है? हाँ जी, इसमें जीवाश्म पाया जाता है। पेट्रोलियम की बात करते हैं, सबसे लिखो भारत में पेट्रोलियम क्षेत्र, या उसको तेल कर लो, पेट्रोलियम ब्रैकेट में कर लो तेल, तेल 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 तेल, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। सबसे पहले भारत में जो क्रूड ऑयल मिला, यानी कि कहाँ मिला है? असम। असम का क्षेत्र बता दो मुझे। राज्य तो तुमने सही बता दिया, ये असम राज्य में मिला है। बताओ मोहित, क्या नाम है इस ट्रेन का? विवेक एक्सप्रेस। बताओ, असम ठीक बोला है मैंने, बोर्ड पे लिख दिया है, इसमें एप्रिशिएट कर दिया मैंने। अब मुझे नाम बता दो, असम के किस क्षेत्र में मिला है और कब मिला है? डिब्रूगढ़ से भी पहले। डिब्रूगढ़ में तो सबसे पहला कुआं खोदा गया है। डिब्रूगढ़ के क्षेत्र में तो आता है बेटा। 1800 मैंने लिख दिया, आगे सब बता दो आगे क्या है। 1860 में। मरगेरिया असम में क्या है? तेल की खोज करी गई थी। उसके बाद 7 साल बाद, कितना जोड़ोगे इसमें? 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? माकुम में क्या करी गई थी? दूसरे तेल की शोध करी गई थी। और सबसे पहले डिगबोई यानी कि डिब्रूगढ़। अब इसके बाद 1888 में, 1888 में, हाँ, डिब्रूगढ़ में सबसे पहले तेल शोधनशाला या सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया था, और डिगबोई में तेल शोधनशाला बनाई गई थी। आगे बात समझ में। जब तक भारत में और क्षेत्र में तेल का शोध नहीं हुआ था, एक असम क्षेत्र ही ऐसा था। 1953 तक असम क्षेत्र में ही तेल के भंडार मिल रहे थे, आगे कहीं खोज नहीं की गई थी। तो इसको थ्योरी में लिखना पसंद करोगे तुम लोग? नहीं लिख लिया? सबने लिख लिया ना? क्या लिखा? भारत में सबसे पहले तेल 1860 असम क्षेत्र के कहाँ पर? मार्गेरियो में, है ना। उसके बाद 1863 में माकुम में तेल की शोध करी गई। तेल का सबसे पहला कुआं कहाँ खोदा गया? डिब्रूगढ़। कब खोदा गया? 1888 में। इतने सन चलते रहे 1853 तक, ये सॉरी 1953 तक यही माना गया था कि भारत में जो तेल का क्षेत्र है वो क्या है आपका? सिर्फ असम। इसके आगे बढ़े। किसकी डेट? 1867। 1867। 1955 में ओ, यानी कि अब मैं हिंदी में बोलूं या इंग्लिश में बोलूं? हिंदी में बोलूं। तेल प्राकृतिक गैस निर्देशालय, तेल प्राकृतिक गैस निर्देशालय ONGC। सी मत लगाना, उसको क्या लिखोगे? सी को, निर्देश देने वाले को क्या कहेंगे? डायरेक्टर। डी ONCD। ONCD की स्थापना कब हुई है? 1955 में। 1955
1956 में इसका नाम परिवर्तन करके कर दिया ONGC, तेल व प्राकृतिक गैस कॉर्पोरेशन। डी नहीं है बेटा, ONCD। डी मैंने हटा दिया ना, सर्किल में नहीं लिया है ना, यानी किसके बाहर है वो। ONCD की स्थापना कब हुई है? 1956 में। इसका नाम परिवर्तन करा है कब? 1956 में। तो कभी भी पूछा जाएगा ONGC की स्थापना कब हुई है आपके? 1956 में, ठीक है। और इसी का काम है क्या? भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज करना। तो भारत में प्राकृतिक गैस और तेल की खोज कौन कर रहा है आपका? ONGC। क्या ONGC अपने आप से कर रहा है, इसके अलावा और कोई संस्था है? नहीं। जैसे ही ONGC का निर्माण हुआ, आपके USSR, USA, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी, इन देशों के सहयोग से तेल शोधन तकनीकी भारत में आई और भारत में आने से तेल शोधन क्षेत्र में एक अधिक तीव्रता आई। तो अब तक जो हम मानते थे कब? 1953 तक कि भारत में तेल का क्षेत्र कहाँ पर है? सिर्फ असम तक ही सीमित है। इन्होंने तेल शोधन के कार्य में तीव्रता दिखाई और भारत के अन्य क्षेत्रों में भी तेल शोधन कार्य करे और तेलों का पता लगाया। 1961 में खंबात की खाड़ी और 1967 बॉम्बे हाई, और यहाँ खंबात की खाड़ी। तेल का पता लगाया। इसी बीच 1964 में OIL, क्या है ये? ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई भारत और ब्रिटेन के सहयोग से। इस ऑयल इंडिया लिमिटेड ने स्थापना के साथ अरुणाचल प्रदेश और असम के क्षेत्रों में क्या करा? तेल के शोधन के कार्य को तीव्र किया। ये सन अपने में फटाफट नोट डाउन कर लो ऐसे ही। बॉम्बे हाई सालसेट द्वीप के पास, आलियावेट द्वीप के पास, बेसिन क्षेत्र, वही बेसिन क्षेत्र जो बाजीराव ने क्या करी थी? जीता था। और उसको किसने दे दिया? बाजीराव द्वितीय ने उसको अंग्रेजों को संधि में कर ली। बेसिन की संधि, सूरत की संधि हुई थी, यही बेसिन क्षेत्र है। सबने नोट कर लिया? बॉम्बे की खाड़ी में तेल का खोज किया गया। 1964 में ऑयल इंडिया की स्थापना हुई। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना, और स्थापना किसके सहयोग से हुई है? वही अपना पुराना दोस्त ब्रिटेन, वही अपना पुराना दोस्त ब्रिटेन। दोस्त नहीं है, पुराना दोस्त कहा ना, तो पुराना दोस्त था नहीं था। चलो भैया, नहीं मान रहे तो नहीं मान रहे हो। अब ऐसे पूरे संसार में दुश्मनी करके कहाँ जाओगे? किसी ना किसी को तो दोस्त मानना पड़ेगा। 1964 में ऑयल इंडिया की स्थापना हुई है। अब आगे बढ़े। एक आपकी और संस्था है क्या? IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। IOC, इसका स्थापना वर्ष मेरे को याद नहीं आ रहा है। आई थिंक 1960। रुको, ये 64 है और ये 1959 है। याद आ गया। 1964 IOC और यहाँ पर करना 1959। चेंज ये क्या? ऑयल की जो स्थापना हुई है 1959 में हुई है
और जो आपकी IOC है उसकी स्थापना 1964 में हुई है। यही क्या है, सारी कंपनियां हैं जो भारत में पेट्रोल और आपके प्राकृतिक गैस किसके अंडर में आती है, ONGC और ऑयल के अंडर में। दोनों ही मिलके क्या करते हैं, प्राकृतिक गैस की खोज करते हैं। तो किसका आधिपत्य रहता है, कहीं अगर मिली ONGC के अंडर में मिलेगी, जहां मिली आपके ऑयल के, कभी कभी होगा, हो सकता है ये संयुक्त रूप में भी करें। तो भारत में पूछा जाता है, मतलब भारत में पेपर में पूछा जाता है कि निम्न क्षेत्र किसके अंडर में आता है। आगे बात समझ में, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो आपका जो एक बार रिपीट कर, क्या रिपीट करना है, प्राकृतिक गैस इनके अंदर में आता है, जो आपके NGC यानी कि प्राकृतिक गैस की खोज का काम है वो दोनों ही करते हैं, ONGC और आपके ऑयल इंडिया लिमिटेड। लिख लो, भारत में प्राकृतिक गैस की खोज, भारत में प्राकृतिक गैस की खोज का कार्य प्रायः ONGC तथा ऑयल द्वारा किया जाता है, संयुक्त रूप से किया जाता है। अब यहाँ हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, आपके क्रूड ऑयल और दूसरा आपका नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के साथ ही हम पाइपलाइन भी पढ़ लेंगे इसमें, ठीक। ये दिखाने से पहले, पीछे वाला दिखाने से पहले, मेजर ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया, ठीक है, जहां पर तेल के, अभी बताए, पहले थोड़ा सा लिख लो फिर इसके आगे बात करेंगे। नेचुरल गैस में नहीं लिखना है, तेल में लिखना है। भारत में तेल क्षेत्र, भारत में तेल क्षेत्र, और ये तेल कोई पका हुआ तेल नहीं मिल रहा है, कच्चा तेल मिल रहा है। भारत में तेल क्षेत्र, भारत में तेल क्षेत्र प्रायः आच्छादित चट्टानों में प्राप्त किए जाते हैं। भारत में तेल क्षेत्र प्रायः आच्छादित चट्टानों में प्राप्त किए जाते हैं, जिनमें जीवाश्म की मात्रा यानी कि जीवाश्म की उपस्थिति जिसमें जीवाश्म की उपस्थिति रहती है कि नहीं, रहती है, इसमें जीवाश्म की उपस्थिति रहती है। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व, भारत की स्वतंत्रता से पूर्व भारत की स्वतंत्रता से पूर्व असम क्षेत्र, अब यहाँ पर लिखो असम क्षेत्र में ब्रैकेट में दिहांग से सुरमा घाटी तक, दिहांग से लेकर सुरमा घाटी, दिहांग से लेके सुरमा घाटी, दिहांग से लेके सुरमा घाटी तक तेल क्षेत्र प्राप्त किया गया। इधर से आती है सुरमा, इधर से मिलता है, मुझे लग रहा है यहाँ पर आती है, वहां मिलती है ब्रह्मपुत्र में। मेल में नहीं बताई होगी, अब पढ़ लो सुरमा घाटी। सुरमा घाटी तक प्राप्त होती है। आजादी के बाद तेल शोधन कार्य में तीव्रताई, अब डेट में पहले लिखवा चुकी हूँ इसलिए इस पैरा में डेट नहीं लिखवाई जा रही है, समझ गए आप लोग। आजादी के बाद तेल शोधन में तीव्रताई तथा इससे संबंधित संस्थाओं का निर्माण किया गया, जिन्होंने प्रायः भारत में
तेल शोधन के कार्य को समितियों का निर्माण किया गया, जिन्होंने प्रायः भारत में तेल शोधन संबंधित कार्य में तीव्रता से योगदान देते हुए भारत में बोला क्या मैंने तीव्रता आई, ठीक है, जिसके साथ ही भारत में निम्न क्षेत्रों में तेल की प्राप्ति के साथ साथ तेल शोधनशालाएं निर्मित की गई। पहला लिख लो, पहला तो सबको पता है कौन सा है, असम क्षेत्र, ठीक है। दूसरा आता है गुजरात क्षेत्र, स्पेसिफिक खंबात की खाड़ी, असम क्षेत्र, गुजरात क्षेत्र, महाराष्ट्र में मुंबई क्षेत्र जिसमें आपका स्पेसिफिक बम्बई खाई आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, पश्चिम क्षेत्र जिसको बेसिन की संधि भी कहा, गोदावरी गंगा कावेरी और गोदावरी क्षेत्र, कावेरी में कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र, राजस्थान नाम लिखवा दे क्या, कहाँ मिल रहा है, लिखो पहले के, लिखो पहले लिखो गुजरात में खंबात की खाड़ी, ठीक है। खंबात की खाड़ी के बाद जो आपका आलिया बेट कौन सा बेट है, और ये क्या है आपके जामनगर तेल शोधनशाला, कोयली तेल शोधनशाला, तेल का जहां पर उत्पादन हो रहा है उसी के पास ही हमने क्या बना दिया, तेल शोधनशाला में क्या काम होता है, प्राकृतिक गैस कहाँ मिलती है, क्या उसके लिए कोई अलग स्थान है, उसी में से निकाली जाती है। जहां पर भी तेल के कुएं खोदे जाएंगे, मान लो ये हमारे क्या है धरातल, यहाँ पर हमें क्या मिला है, तेल मिल गया, अब हमने क्या करा है, ड्रिल करा गया है, ड्रिल करके हमने इसके ऊपर ही क्षेत्र में हमें क्या मिलेगा, गैस फॉर्म में, यही हमारी क्या है, नेचुरल गैस। सबसे पहले तेल शोधन की प्रक्रिया में सबसे पहले हम निकालते हैं गैस के बाद हम निकालते हैं पेट्रोल के बाद हम निकालते हैं डीजल के बाद हम निकालते हैं मिट्टी का तेल, इसको क्या कहते हैं, कैरोसिन ऑयल। उसके बाद वैसलीन रबड़, जो भी चीज निकलती है वो सब निकलती जाएगी, और सबसे लास्ट में आपका कोलतार निकलता है। इसीलिए जो चीजें यहाँ से मिलती हैं उसको कहते हैं काला सोना। आ गया, इतने ही प्रोसेस से जितने भी आइटम निकल रहे हैं सब यहीं से निकल रहे हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे नेचुरल गैस, उसके बाद पेट्रोल के बाद डीजल के बाद आपका मिट्टी का तेल। हाँ बोलो। क्रूड ऑयल वही कच्चा तेल होता है, फिर उसको वहां पर जाके क्या करते हैं, रिफाइनरी करते हैं। रिफाइनरी में ये सारे प्रोसेस से हम ये चीजें निकालते हैं। हाँ, तो निकाला जाएगा ना यहाँ से क्रूड ऑयल, तो रिफाइनरी के प्रोसेस। मैंने क्या बोला, जब तेल शोधनशाला में जो चीज निकालते हो तो सबसे पहले प्रोसेस में आप क्या निकाल रहे हो, गैस, उसके बाद पेट्रोल के बाद डीजल के बाद मिट्टी तेल, धीरे धीरे फिर उसमें कच्चा मतलब जो भी रह जाती हो, सबसे लास्ट में जो निकलता है वो आपका कोलतार। ठीक, तो ये ड्रिल करके ही निकाला जाता है। इसमें पाइपलाइन पड़ी होती है, सीधे कहाँ जाता है, शोधनशालाओं में। जो फेमस शोधनशाला है वो कौन सी आपकी, जामनगर शोधनशाला। बात नहीं करो,
जामनगर सोधनशाला रिलायंस के अंडर में आती है और ये पूर्णतया क्या है, प्राइवेट संस्था है। पूर्णतया क्या है, प्राइवेट संस्था है। तेल शोधन का सर्वाधिक कार्य किसमें आता है, आपका जामनगर फैक्ट्री में आता है। उसके बाद ताप्तिका का विशाखापट्टनम, हल्दिया कोलकाता में, नुब्रीगढ़ कहाँ पर है आपका, असम में, ठीक है, और डिगबोई भी कहाँ पर, असम में। उसके बाद गुवाहाटी कहाँ पर है, असम में। बीना कहाँ पर है, बीना जो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आती है और ये क्या है, एक संयुक्त संस्था है, ठीक है। और जो आपका भटिंडा है वो HPCL के अंतर्गत आता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके अंतर्गत भटिंडा की रिफाइनरी आती है और वेना MP में जो है वो BPCL के अंतर्गत आती है। जामनगर पूरी क्या है आपकी, रिलायंस की है। अब तुम एक लिस्ट देख लो सीधे किसके अंडर में क्या आ रहा है। जितनी भी कंपनियां पड़ी थी वो ये है। पहली कंपनी आपकी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत जो तेल शोधनशालाएं आती हैं उनके नाम फटाफट लिख दो। ऐसे लिखो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत तेल शोधनशालाएं। रिलायंस तो यहाँ रखा है आपका, जामनगर गुजरात। डिब्रूगढ़ असम, डिब्रूगढ़ असम, गुवाहाटी, कोयली गुजरात, कोयली गुजरात। ये मैचिंग के लिए आता है, कौन सा तेल शोधनशाला कौन से राज्य में है और किसके अंडर में आती हैं। उसके बाद आपका हो गया बरौनी बिहार, हल्दिया पश्चिम बंगाल, मथुरा उत्तर प्रदेश। किसके अंतर्गत आ रही है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत। पानीपत हरियाणा, भूगांगी क्या है ये, असम में, और पारादीप उड़ीसा। फटाफट लिखो। आगे बात करें HPCL की, जिसको हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कहते हैं। HPCL हिंदुस्तान, क्या नाम है अजीब सा, बोंगाईगांव, 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 असम लिख लो। बोंगाईगांव कौन सा गांव है, बोंगाईगांव, बोंगाईगांव अजीब से नाम है। चाइना चले गए हो, बी है बेटा, बी है, बोंगाईगांव, बोंगाईगांव। अगला देखो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मुंबई महाराष्ट्र और वाइजैक आंध्र प्रदेश। मुंबई महाराष्ट्र, और मुंबई महाराष्ट्र का मतलब यहाँ पर मुंबई में साफ बॉम्बे हाई ले लीजिएगा। और भारत में सबसे ज्यादा तेल कहाँ मिलता है, बॉम्बे हाई में। सबसे ज्यादा नेचुरल गैस कहाँ मिल रही है, बॉम्बे हाई में। AP आंध्र प्रदेश, वाइजैक बहुत फेमस है, तटीय क्षेत्र है ये। विशाखापट्टनम के बाद आंध्र प्रदेश का सबसे फेमस है वाइजैक। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म लिखते जाओ, BPCL, HPCL, BPCL, हाँ। मुंबई महाराष्ट्र सीधे वही, कोच्चिन केरला, वेना MP। मुंबई महाराष्ट्र, कोच्चिन केरला, वेना MP। अभी वेना में पाइपलाइन भी बिछी है रिसेंटली। अगला देखिए, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, CPCL। मनाली चाइना, ये अपना मनाली नहीं है, ये चाइना वाला मनाली है। अरे भाई चाइना चेन्नई। और कावेरी बेसन
चेन्नई। अब ये चेन्नई बताया तो चेन्नई के अंतर्गत आना है। अगर चाइना पहुंचे तो क्या होगा? कि मेरा मन नहीं करता है चाइना जाने का। कावेरी बेस है वो मनाली, कहाँ पर है? चेन्नई। अभी फिर मैं चाइना बोल रही थी। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। और नुमालीगढ़ कहाँ पर है? असम में है। सिर्फ असम में नुमालीगढ़ 610 साल। अगला देखो ONGC, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तातीपाका आंध्र प्रदेश, तातीपाका आंध्र प्रदेश, तातीपाका आंध्र प्रदेश। तातीपाका आंध्र प्रदेश। एक ही एक है। अब लिखो मैंगलोर रिफाइनरी, मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, मैंगलोर कर्नाटक। ये सब प्राइवेट कंपनियां ही हैं, नाम से ही लग रहा है ना। और जो सरकारी है वो कौन सी होंगी? HPCL भारत, और कौन सी? इंडियन, और ONGC। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड कहाँ पर है? मैंगलोर कर्नाटक में। इसके बाद HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड पंजाब, GGSR। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसकी टिक लगा दूं। आप वो कहेंगे कि मैं वही लिखेंगे, नहीं, पहले आप लिख लो फिर हम बताएंगे। नायरा एनर्जी लिमिटेड, वेदिनर गुजरात। और ये क्या है? आपकी प्राइवेट संस्था है, वेदिनर गुजरात। रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड जामनगर गुजरात, प्राइवेट है। RIL जामनगर गुजरात। हाँ नहीं बेटा, अलग अलग है, रिलायंस का ही पर अलग अलग में है। SEZ का मतलब क्या होगा? SEZ इकोनॉमिक जोन, साउथ इकोनॉमिक जोन होगा, साउथ में आता होगा एक, जामनगर साउथ में। हो गई, देख ली, आगे बढ़े हम। क्या लिखना है? लिखो, जल्दी लिखो, फिर तुम्हारा ये टॉपिक अधूरा रह जाएगा तुम्हारी वजह से। प्रियंका, हाँ, फिर पूरी क्लास कहेगी प्रियंका की वजह से हो गया, प्रियंका बहुत धीरे लिखती है। चलो आगे मैं छोड़ दूंगी, तब देख लेना। हो गया? सारे क्षेत्र बेटा याद कर लोगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड है,
ऑयल इंडिया लिमिटेड, वो इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लेगा। HPCL, BPCL, HPCL, BPCL, ONGC। अब हम बात करेंगे कोल। पढ़ लिए, पढ़ ही लिए हो। कोयला पढ़ लिए नहीं? कोयला कहाँ कहाँ मिल रहा है, कोयले के खाने कहाँ कहाँ है, पढ़ ली। ऑयल फील्ड पढ़ ली, ऑयल फील्ड कहाँ कहाँ मिल रही है। अब बात करेंगे हम नेचुरल गैस की, और नेचुरल गैस से आने से पहले बस एक ये पढ़ लो, गैस पाइपलाइन। जहाँ जहाँ आपके पेट्रोलियम क्षेत्र पाए गए हैं वहीं वहीं क्या मिलेगी आपको, नेचुरल गैस मिलेगी। और भारत में नेचुरल गैस का जो खंबात की खाड़ी है और आपका बम्बई हाई वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सर्वाधिक क्या पाई जा रही है, आपके नेचुरल गैस पाई जाती हैं। इन्हीं गैस को पाइपलाइन के द्वारा कहाँ, आपके साउथ से उत्तर तक भेजा जा रहा है। और ये जो पाइपलाइन है उसको कहते हैं HVJ पाइपलाइन, यानी कि हजारी, विजयपुर और क्या है ये, जगदीशपुर पाइपलाइन, जो पड़ता है गेल, गेल के अंतर्गत आती है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल के अंतर्गत जितनी भी पाइपलाइन बिछाई जा रही है सब किसके अंतर्गत बिछाई जाती है, आपके गेल के अंतर्गत। तो जो आपकी ये कौन सी है, HVJ नेचुरल पाइपलाइन, पूछा जाता है कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई है, तो आपके हजारी से बिछाई गई कहाँ तक, जगदीशपुर तक। उसको ही आगे कर दिया गया है साहिबाबाद, दिल्ली। और अभी मैंने बताया था वियना में भी एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जो भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन है, जिसका उद्घाटन किसने करा है, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और तो अभी ये वाला लिख लो बस, पाइपलाइन में HVJ पाइपलाइन, HVJ पाइपलाइन भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर गैस को पहुंचाने के लिए गेल द्वारा हजारी, विजयपुर, गेल द्वारा हजारी, विजयपुर, हजीरा, हजारी, हजीरा, विजयपुर, हजीरा, हजारी। हजारी में तो हजारी अच्छा लग रहा है ना सुनने में, हजार। चलो भैया, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन बिछाई गई, जिससे लाभान्वित कौन कौन हो रहा है, लाभान्वित देख रहे हो कौन कौन से हो रहे हैं, गुजरात, MP, राजस्थान, UP और दिल्ली। साहिबाबाद दिल्ली में बेटा लिखो, जिससे लाभान्वित होने वाले राज्य, साहिबाबाद दिल्ली है, हरियाणा नहीं है, हरियाणा है, दिल्ली भी है, गुड़गांव भी है और NCR। लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हो गए, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, UP, दिल्ली और हरियाणा। अब लिखो, राजस्थान की का नहीं बेटा, राजस्थान तक नहीं पहुंची, ये राजस्थान आता है। अब लिख लो प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। नेचुरल गैस, भारत में प्राकृतिक गैस प्रायः तटवर्ती क्षेत्रों में
तटवर्ती क्षेत्रों में और तटवर्ती क्षेत्रों में भी खंबात की खाड़ी तथा बेसिन क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ब्रैकेट में लिख लेना तटवर्ती क्षेत्र, ब्रैकेट में लिखो खंबात की खाड़ी तथा बेसिन क्षेत्र, खंबात की खाड़ी तथा बेसिन क्षेत्र में ब्रैकेट बंद करके तथा इसके अतिरिक्त राजस्थान में लिख लो बाड़मेर और जैसलमेर तथा इसके अतिरिक्त बाड़मेर तथा जैसलमेर, बाड़मेर तथा जैसलमेर। बाड़मेर के अलावा आपके क्या है ये त्रिपुरा, त्रिपुरा के अलावा नवेली तमिलनाडु क्षेत्र में प्राप्त की जाती है। नोट करके लिखो भारत में प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोल यानी कि तेल का सर्वाधिक उत्पादन बम्बई हाई, अब यहाँ मुंबई हाई कर रखा है, उत्पादन बॉम्बे हाई से किया जाता है तथा इसके अतिरिक्त बेसिन क्षेत्र से अगला हेडिंग डालो भारत में विद्युत ऊर्जा के साधन, विद्युत ऊर्जा कह लो और ऊर्जा भी कह लो, ऊर्जा लिखो तो अच्छा रहेगा, पहले ऊर्जा ही लिखो, विद्युत काटना ऊर्जा करना। भारत में ऊर्जा के अरे विद्युत ही तो काटना है, उसमें क्या हो गया, ऊर्जा रह जाएगी। अब लिखो ऊर्जा में परंपरागत और गैर परंपरागत, आ गई परंपरागत और गैर परंपरागत। अब परंपरागत के एग्जाम्पल लिख लो, बोलूंगी नहीं, दिखा दे रही हूँ। हिंदी बोल देती हूँ ना, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, जिसको कहते हैं कंटिन्यूटी वाली, एक कंटिन्यूटी चलेगी और एक वो भी होता है रूढ़िवादी को क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव, है ना, रूढ़िवादी और गैर रूढ़िवादी, हिंदी में बहुत नाम है इसलिए। इलेक्ट्रिसिटी क्यों लिखा है, विद्युत लिखा है, विद्युत का उत्पादन हम किससे कर रहे हैं, विद्युत एनर्जी में नहीं आती बेटा, इन्होंने हाँ दोनों टाइप किया, अब यहाँ पर विद्युत का उत्पादन कैसे करेंगे इसीलिए। तो पहला लिखो आपका कोल किसमें आ रही है, परंपरागत में लिखो, पेट्रोलियम किसमें आएगा, परंपरागत में, नेचुरल गैस किसमें आएगी, परंपरागत में। और यहाँ पर जो विद्युत लिखा हुआ है ना, विद्युत भी क्या है आपका एनर्जी का एक सोर्स है
जो हम परंपरागत तरीके से क्या कर रहे हैं, इसकी उत्पत्ति कर रहे हैं, इसलिए उसको परंपरागत कर दिया है। आप बस ये समझ लो, आप अपने उसमें एनर्जी नहीं लिखोगे। आगे बात समझ में नहीं, बिल्कुल नकल करके लिखना शुरू कर दो। एनर्जी एक आपका अलग टॉपिक है जिसको आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी ही पढ़नी है, जिसमें आपके क्या आएंगे, हाइड्रो पावर प्लांट आएंगे और थर्मल पावर प्लांट आएंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट आएंगे। एनर्जी नहीं लिखना। इसके बाद लिखो गैर परंपरावादी, जिसमें आपकी सोलर एनर्जी आ गई, विंड एनर्जी आ गई, बायोमास आ गया, जिसको बायोगैस भी कह रहे हैं, गोबर गैस, और टाइडल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा और दूसरा आपकी भूतापीय ऊर्जा। जितने भी आप साधन पढ़ चुके हो अब तक, वो क्या है, एक एनर्जी के गैर परंपरागत साधन थे। ठीक है, अब हम कौन से पढ़ेंगे, आपके परंपरागत। अब इसमें बस हमारा जो रह जाता है इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम करेंगे हाइड्रो पावर में और थर्मल पावर के अंतर्गत। अब आप टॉपिक डालो विद्युत उत्पादन। भारत में विद्युत उत्पादन प्रायः परंपरागत, भारत में विद्युत उत्पादन प्रायः परंपरागत माध्यम से उत्पन्न की जाती है, जिसे हम निम्न आधार में वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसे हम निम्न आधार में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला लिख लो हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर जल विद्युत, जल विद्युत। दूसरा लिखो थर्मल पावर, तापीय विद्युत। तीसरा लिखो न्यूक्लियर पावर, नाभिकीय ऊर्जा। हिंदी में बोलते रही हूँ, जल विद्युत, तापीय विद्युत, नाभिकीय विद्युत। अब विद्युत नहीं लिखोगे, आगे एनर्जी भी लिख लोगे स्लैश लगा के, तभी क्या है आपकी काम बन जाएगा। क्योंकि पेपर में अगर क्या आ गया एनर्जी, तुम कहोगे मैडम ने तो विद्युत लिखवाया है, यहाँ पर एनर्जी कैसे आ गई। भारत में बात करें, किसकी बात करना है हमें आज, ये लिख लियो। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है क्या है, हाइड्रो पावर। कितने क्षेत्र हैं आपके हाइड्रो पावर के, जहां से जल से विद्युत उत्पन्न की जाती है। क्या कह रहे हो? हाँ, NHP, सब NHPC के अंतर्गत आएंगे क्या? स्कूटी के करिए लॉक लगा हुआ है, चाबी बिना लॉक लगाए मैं लेके कैसे आ जाऊंगी, पता चलेगा कोई। लिखो भारत में जल विद्युत, हाँ बोलो। अभी तक ऐसा कुछ हुआ है जो पढ़ाया गया है वैसा पीडीएफ में नहीं मिला है। थ्योरी में जरूर होता है, 19-20 हो जाता है, क्योंकि जितना मुझे याद रह जाता है उतना मैं बता देती हूँ, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके। बाकी फोटो तुम्हें सब वही भेज जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है पिक्टोरियल फॉर्म में तुम लोग फटाफट देख लोगे।
और वैसे तुम पढ़ोगे नहीं। चलो लिखो जल विद्युत परियोजना। भारत में जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत अब जल विद्युत परियोजना बनने का किसमें बनेगी बेटा? नदियों पर ना। भारत में जल विद्युत परियोजना प्राय नदियों पर बनाई गई है। अब नदियों पर यहाँ भी बनेंगे, नदियों पर विदेश में बनेंगी, पर एक लिखने वाली बात है, लिख लो। और भारत में कोई अनोखा काम तो नहीं हुआ है ना। जल विद्युत है तो जल विद्युत नदियों में ही है ना, उससे बनेगा। भारत में सर्वप्रथम कौन सी परियोजना चली थी जल विद्युत के लिए? भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना कब बनाई थी? 1948 में सबसे पहली परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। भारत में सबसे पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में 1948 में दामोदर नदी पर दामोदर नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना है। एक बहुउद्देशीय परियोजना है। एक बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना क्यों होती है? कितने बिजली भी बनती है और मत्स्य पालन भी होगा और जल आपूर्ति का भी काम किया जाएगा। पर्यटन में भी वृद्धि होगी। इसके अंतर्गत क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता था? जमशेद टाटा को बिजली पहुंचाना। ठीक है। इसी के क्रम में आगे लिखो। इसी क्रम में भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजना के तहत इसी क्रम में भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजना के तहत नदियों पर नदी घाटी परियोजना के तहत बिजली उत्पादन नदी घाटी परियोजना के तहत बिजली उत्पादन आदि का कार्य किया गया, जिससे दुर्गम क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति की जा सके। रुके ही हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। पूरी लाइन बोलो। के कार्य को किया गया। अब इसकी लाइन अलग हो गई तो तुम्हारी लाइन में अलग हो गई। जिससे दुर्गम क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति संभव हो सके। अब तुम क्योंकि बिजली के ही उससे पढ़ रहे हो इसलिए यहाँ बिजली की आपूर्ति है, वरना गवर्नमेंट का एक उद्देश्य नहीं होता और किसी एक उद्देश्य के लिए गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च भी नहीं करेगी। उसके पीछे गवर्नमेंट की क्या होता है? बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। जैसे दुर्गम क्षेत्रों में पानी की पहुंच हो जाएगी। इससे क्या है? जैसे आपको कौन सी बनी थी? शारदा नहर, इंदिरा गांधी नहर काटी गई थी। शारदा नहर कहाँ पर है आपके? टैराकोट, जिससे पीलीभीत का पूरा मतलब उत्तर प्रदेश का ये वाला क्षेत्र सिंचित होता है। अब उत्तर से लिखोगे या दक्षिण से शुरू करोगे लिखना? मत लिखवाओ। चलो मेन तो लिख लो। सब इतनी याद भी करनी है। कर पाओगे कि नहीं? नहीं कर पाओगे? देखो सारी किसके अंतर्गत आ रही है? हाइड्रो पावर
एसपीपी के अंतर्गत पूरी जल विद्युत परियोजना, सलाल जल विद्युत परियोजना और चैम्बर कौन क्या है ये? चमेरा छुमेरा। ये किस पर है आपके? सतलज पर। काकड़ा नंगल बांध किस पर है? सतलज पर। टेरी भागीरथी पर। और नाथपा किस पर है? नाथपा झाड़ी सतलज पर। दुलहस्ती सब किस पर है? जम्मू कश्मीर की योजनाएं याद कर लेना। जम्मू कश्मीर में कौन सी है? सलाल और उरी, तुरबुल। ये सारी परियोजनाएं याद कर लेना, मैच करने के लिए आती है। समझ गए कौन सी परियोजना कौन से राज्य में है या कौन सी नदी पर है। अब तुम लोग कह रहे हो कि मैम हमको ये भेज देना, तो हम भेज देंगे। वो कड़ी कहाँ पर है? कौन सी नदी पर है? इंदिरा सागर, नर्मदा पर। कोयना नदी महाराष्ट्र में। किसी अरे अभी बैठो कहाँ क्या है? बैठो चुपचाप, भूख लगी है। किसी कोयना के कारण तो महाराष्ट्र में क्या आया था? भूकंप। किसी कोयना के कारण महाराष्ट्र में भूकंप आया और ये कोयना बहुत बार पेपर में पूछा गया है। कोयना, सलाल, दुलहस्ती ये सब पूछे गए हैं। शरावती पूछा ही गया है, ठीक है, जो पूछा गया है। इडुक्की बांध कहाँ पर है? कर्नाटक, हाँ केरल। पेरियार, शिव समुद्रम, नागार्जुन, सारे ये सब याद करने हैं। लोक घटक जो भी हैं इतने हैं, सब याद करने हैं। चलो अब ये टॉपिक यहाँ पर ही खत्म करते हैं। हाइड्रो पावर वाला कितना रह कौन सा रह गया है? न्यूक्लियर पावर पढ़ लो, बहुत सिंपल है। टाइम, तुम्हारा टाइम इसी में समझा दे रहा हूँ। ये वाला समझा दे, वो वाला समझा बताओ। इस वाले में बहुत कुछ है, उस वाले में करना है। रीजन की पढ़ना है तो वो वाला देख लो। और कौन सा प्लांट कितनी पावर उत्पन्न कर रहा है तो ये वाला देख लो। सबसे पहली बात, नरोरा कहाँ पर है आपका? ये किस में आ रहा है? थर्मल पावर में आ रहा है बेटा, न्यूक्लियर वाले में। नरोरा एटॉमिक पावर 2 यूनिट है इसकी और 200-220 की है। 2 यूनिट है, 200-220 की है, यहाँ पर लिखा हुआ है। कितनी चल रही है? 2 यूनिट। कभी पूछा जाता है कौन सी यूनिट चल रही है, यहाँ पर सन नहीं आई है। कभी कभी आपसे कौन सी पहली यूनिट कौन सी सन में चली गई और दूसरी यूनिट कौन सी सन में चल रही है, ये बताई गई है। दूसरा क्या है? मद्रास एटॉमिक, यहाँ भी कितनी यूनिट चल रही है? 200 की। सबकी कैपेसिटी देखते जाना। कहाँ पर है? तमिलनाडु, काकरापाड़ा तमिलनाडु। दूसरा कलपक्कम, सॉरी। दूसरा क्या है आपका? कुंद्रपुल, ये भी कहाँ पर आपके? तमिलनाडु में। कितनी यूनिट है इसकी? 2 यूनिट। इसके बाद तीसरा कौन सा है? कैगा, कर्नाटक। कितनी यूनिट है? 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट। और ये सारी किस पे चल रही है? वही आपकी शरावती, जो इन्हीं नदी पर ये चल रहा है। ठीक। ओ सॉरी, ये कौन सी आपकी? न्यूक्लियर है। दूसरी आपकी तारापुर, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कितनी यूनिट चल रही है? 3 यूनिट। 1, 2, 3, 4 यूनिट चल रही है। पहली यूनिट 1, फिर दूसरी 2, 3, 4। यहाँ 2 नंबर लिखा है। अगला देखो, काकापाड़ा गुजरात, 2 यूनिट चल रही है। राजस्थान में कौन सी है? रावत भाटा, राजस्थान में। तो आर लिखा है, रावत भाटा का आर लिखा है, समझ के। कितनी यूनिट दे रहा है? 6 यूनिट बिजली करता है। कहाँ पर है आपका? कोटा, राजस्थान में। जी मैम नहीं है, बैठो मैम। कौन लोग चले गए? दूसरों को मत देखो, तुम ज्यादा रोटी खाओगे वो कम खाएंगे। न्यूक्लियर पावर में कुछ ऐसे प्लांट हैं जो क्या हैं? जो कार्यशील हैं और जो क्या है? बन रहे हैं और कुछ आगे प्रस्तावित है। जो ऑपरेट साइड है, ऑपरेशनल यानी कि जो चल रहे हैं, उनको किससे दिखाया है? ग्रीन से। वो साइड जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पर है आपके? ब्लू से।
और वो साइड जो क्या है आगे प्लांट हैं, यानी कि आगे हम इनको कर सकते हैं। वो किससे दिख रहे हैं? या येलो से। तो अभी जो पढ़े हो वो कहाँ पढ़े हो? कल्पकम कैसी है? ऑपरेशनल में। और जो ब्लू दिख रही है यानी कि ये भी है, हरिपुरा भी, चुप्ता भी। अच्छा प्लांट में है, ये देखने लगी मैं। ब्लू कहाँ गई? ब्लू बस एक है, कौन सी? गोरखपुर। ये गोरखपुर कहाँ पर है आपका? हरियाणा में। इसको दिमाग में डाल लेना, एक गोरखपुर आपका यूपी में है और एक गोरखपुर आपका कहाँ है? हरियाणा में। बेटा बहुत कंफ्यूज होगा जब ये पेपर में आएगा, और ये आएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है? अंडर कंस्ट्रक्शन है, कहाँ पर आपके? हरियाणा में। इसके अलावा कोई नहीं है। जो क्या है प्लांट है, कहाँ पर है? कोबरा, हरिपुर, चुप्ता, भीमापुर, और कौन सा बना? माही बनास, इसके बाद चन्ना, और ये जतीपुर। और यहाँ फ्रांस लिख दिया, इसका मतलब इसका कौन सपोर्ट कर रहा है? आपका फ्रांस। तो ये चीज भी याद कर लेना कहाँ कहाँ पर है। गोरखपुर वाला जरूर याद कर लेना। अब यहाँ पर गोरखपुर आ गया तो एक मैं बता देती, जहाँ पर क्या था तेल शोधनशाला में असम लिखवाया था, लखीमपुर लिख लेना। जहाँ तेल शोधन लिखा है, जहाँ तेल के क्षेत्र है, वहाँ लखीमपुर और ऐड कर लो, लखीमपुर असम। और नेचुरल गैस के लिए नहीं लिखवाए हैं, नेचुरल गैस वाले लिखो, नेचुरल गैस में जगतिया और घोघा गुजरात, जगतिया घोघा गुजरात। नेचुरल गैस के गलत लिखो, जहाँ पर आपने क्या लिखा नेचुरल गैस, वहाँ पर लिखो गुजरात में जगतिया घोघा। अगर तुम ये नहीं कहते गोरखपुर, तुम कितने पॉइंट से आगे जगतिया और घोघा। घा वाला बनाना, घर वाला घोघा। ये दो जगह है क्या है जहाँ पर नेचुरल गैस पाई जाती है? गुजरात में। इसके बाद अगला लिखो जो असम में है, नहर कटिया और मोरगा। नहर कटिया और मोरगा असम। मोरगन, मोरगन, मोरगन। इसके बाद अगला लिखो जो लखीमपुर बोला था, तेल में लिखना हो, लखीमपुर। नहीं बैठो अभी, चाय की व्यवस्था हो जाएगी। चलो जाओ।